सोच ये है कि वो रिज़ल्ट जल्द ही आपको 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं JNVST की, वो बच्चे क्या करें, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि नवोदय का पेपर किस प्रकार किस पैटर्न से आता है। ठीक है, तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब हमारे जो पेपर आता था वो आता था 100 नंबर का। ठीक है, तो उस समय 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन हिंदी के। लेकिन अब कुछ पिछले लगभग 5 से 6 साल हो गए, पेपर क्या हो रहा है, कम हो गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन कम कर दिए और परसेंटेज वही के वही रखे हैं। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन अब आते हैं, उनमें से 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के और 20 क्वेश्चन अपने किसके आते हैं, हिंदी के, और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके गणित के। ठीक है, यहाँ पे कह लो अंक गणित, मैथमेटिक्स कह लो उसके। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिला के 80 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आपको यदि सिलेक्शन पाना है तो कम से कम आपको गलतियाँ करनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपको यदि टॉप रैंकर में आना है तो 75 अबव क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मानसिक योग्यता के अंदर क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि मानसिक योग्यता ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए आपकी। यदि मानसिक योग्यता में भी कहीं गड़बड़ हो गई तो मान लेना आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मानसिक योग्यता हर कोई कर लेता है, क्योंकि इतना कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें भी हम जानबूझ के या फिर भूल से गलती कर देंगे तो फिर हमारा वहाँ पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप क्या करें, अपनी जो मानसिक योग्यता की तैयारी है वो थोड़ी बढ़िया कीजिए, और उस तैयारी को और भी पुख्ता करने के लिए हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आप मान लिए गिफ्ट है, फ्री का गिफ्ट है। ठीक है, आप हमारे इस नवोदय वाले 2.0 यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मानसिक योग्यता नामक एक सेक्शन है, उसमें जाकर आपको हमने मानसिक योग्यता के 10 टॉपिक, बहुत ही एकदम 1-1 घंटे की वीडियो है, उसमें मतलब बढ़िया तरीके से समझा रखा है कि आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और भी यदि मान लो उन 10 वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम उस पोर्शन को और दोबारा समझाने की पूरी भरसक प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो कि 40 नंबर के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आते हैं, उन मानसिक योग्यता को हम आपके सामने मतलब बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से रख रखा है, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, और यदि मान लो आपको अच्छा लगे तो आपके अपने फ्रेंड सर्कल या स्कूल सर्कल में भी आप उन्हें शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब बच गया हिंदी का, तो हिंदी पोर्शन में भी क्या है, वो भी आपके एक तरीके से फ्री के नंबर है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी आंसर होगा वो उसके पेपर के अंदर दिया होगा। ठीक है ना, तो ये जो पैराग्राफ आएंगे 4 उस पैसेज आएंगे हिंदी के। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो अपठित गद्यांश आएंगे। ठीक है, और उसके नीचे 5-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, तो और 4 गद्यांश आएंगे, 5-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो इसका मतलब कितने हुए, 20 नंबर के। ठीक है, 20 क्वेश्चन हुए। तो उस प्रकार से आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो उसमें इतना कठिन होता नहीं है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल सी बात है कि प्रत्येक पैसेज में लगभग एक क्वेश्चन ग्रामर का आता है या फिर हिंदी व्याकरण का आता है। इंग्लिश का दे रहे हो तो इंग्लिश ग्रामर का आएगा, हिंदी का दोगे तो हिंदी ग्रामर का आएगा। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क रहता है, बाकी वाला सारा सेम पोर्शन रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात है कि 16 क्वेश्चन आपके पैसेज के अंदर से आएंगे और 4 क्वेश्चन है वो भी पैसेज के अंदर से आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको हम ग्रामर भी करवा देंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन के भरोसे ही सॉल्व होता है, क्योंकि हिंदी में 16 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, तो हम बात कर रहे थे कि हिंदी पोर्शन भी आपको हम करवा देंगे। ठीक है, तो लास्ट बच गया अंक गणित या मैथमेटिक्स का कह लो या फिर गणित कह लो। ठीक है, तो उस पोर्शन में भी 20 क्वेश्चन आते हैं और वो तो आपको इस प्रकार करने पड़ेंगे कि आपको उसमें कोई गलत होगा तो सोच लीजिएगा चांसेस उतने कम होते जाएंगे आपके। सीधी सी बात है। ठीक है ना, समझने वाली बात यह है कि भाई आपकी मेरिट कौन तय करता है, अंक गणित मैथमेटिक्स वही तय करती है। ठीक है, और वही हम क्या करेंगे, मोस्टली हमारी जो क्लासें चलेगी वो सारी मैथ्स ओरिएंटेड होगी। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आपका मतलब मैथ्स में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, और हम आपको उसी विस्तार से पढ़ाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हम आसान तरीके से समझाएंगे ताकि आपका क्या हो, कोई भी आंसर गलत नहीं हो। ठीक है, तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे, आज अंक गणित का हमारा टॉपिक नंबर 1 नंबर सिस्टम। ये हमारा चैनल है नवोदय वाले 2.0, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा इस वीडियो जो इस क्रम से सीरीज से संबंधित जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम और बड़े
आराम से मिलता रहे, ठीक है। और यदि हम आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में या फिर कोई नवोदय वाले JNUST की संबंधित कोई भी सूचना पानी हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पूछ सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है अंक गणित, नंबर सिस्टम, ठीक है। अंक गणित, अंक प्रणाली, ठीक है ना, नंबर सिस्टम, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब देखिए हम इंट्रोडक्शन से इस लेसन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अंक प्रणाली के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न अंकों से बनने वाली संख्याओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें संख्याओं को लिखने पढ़ने के सिद्धांत, अंकों के आधार पर संख्याओं के प्रकार और उनकी प्रकृति प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में हम अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं के निर्माण का भी अध्ययन करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि भाई भिन्न भिन्न अंकों से बनने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है ना, संख्याओं के बारे में किस प्रकार लिखा जाता है, उसके क्या सिद्धांत है, किसके क्या प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अंकों के आधार पर संख्याओं का प्रकार, डिजिट के आधार पर या अंकों के आधार पर उन संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उनकी प्रकृति क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। वो किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। अतिरिक्त प्रणाली में हम अंकों के बनने वाली छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी, जैसे मान लो कि 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 1 डिजिट की सबसे छोटी कौन सी, 2 डिजिट की सबसे बड़ी कौन सी, 2 डिजिट की सबसे छोटी कौन सी, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का अध्ययन करेंगे। फिर अब देखो पहला टॉपिक हमारा संख्या को लिखने व पढ़ने की विधि के आधार पर, मतलब संख्या को पढ़ते कैसे हैं। कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, तो इसको पढ़ना है तो पढ़ने के एक तरीका होता है, ठीक है ना, वो एक मेथड होता है, ठीक है ना। उसको हम किस प्रकार रीड करेंगे, उसके लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ठीक है ना, मतलब इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, और एक होता है इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि भारतीय काउंटिंग के अंतर्गत हम आपको भी आगे पढ़ेंगे। देखिए अब देखो भारतीय गणना प्रणाली के तहत इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम, इसमें क्या है, भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें क्या देखिए, जो हमारा जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है हमने, जैसे ये लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 6 1 7 3 2 5 2 3 4, ठीक है, ये संख्या लिखी है। अब इनमें देखिए इनको पढ़ना है तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, भारतीय गणना प्रणाली के अंतर्गत तो नंबर के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉमा, कॉमा का आप हमेशा ध्यान रखना, कॉमा, ठीक है। कॉमा मतलब यूँ लगाते हैं ना अपन, वो वाला कॉमा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉमा हमेशा ध्यान रखना। पहला कॉमा है ना वो लगेगा किधर से, राइट साइड से 3 के बाद, 1 2 3 एक कॉमा लगा यहाँ, उसके बाद सब में 1 2 2 के बाद 1 2 2 के बाद 1 2 2 के बाद। अब यहाँ पे नहीं है तो कुछ नहीं, तो कोई नहीं करना, ठीक है ना। तो मतलब पहला कॉमा 3 के बाद, फिर बाद वाले 2 2 2 2 के बाद में कॉमे लगाने हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला कॉमा राइट साइड से 3 के बाद, फिर उसके बाद में 2 2 के बाद में लगाना है, और फिर उसको हम क्या करना है, पढ़ना है, रीड करने की कोशिश करनी है, या फिर रीड करने का हमें प्रयास करना है। क्या करना है, देखिए जो दे रखा है उसके आधार पर देखिए, पहला अंक जो डिजिट राइट साइड से पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, इकाई, दूसरे पे होता है उसको क्या बोलते हैं, दाही, ठीक है। तीसरे पे होता है उसको सैकड़ा, चौथे पे उसको हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। कुल मिला के बात ये है, सैकड़े तक तो क्या है ये, फिर 1000 के 2, लाख के 2 और करोड़ के 2। इस प्रकार हमें क्या करनी, संख्या को रीड करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पहले दिन तो क्या है सैकड़े तक, अगले 2 क्या है, 2 डिजिट अपने 1000 के, अगले 2 डिजिट लाख, अगले 2 डिजिट करोड़, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, इस पर आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखना, ठीक है। जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन हमने जैसे कुछ भी लिख दिया, अब ये लिखा हुआ, ठीक है, इसको रीड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, 1 2 3, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो क्या करोगे, पहले 3 के बाद कॉमा लगाओगे, फिर 2 2 के बाद लगा दिया। अब इसको काउंट कर लो, इकाई दाई सैकड़ा। अब देखो हमको ही पता है यहाँ तक सैकड़ा था, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे लाख है। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान रखना, जिसके बीच में कॉमा लगाया उसको पूरा एक साथ पढ़ना है।
जैसे यहाँ पे 3 और 4 34 है ना, 34 को पूरा पढ़ना है। 34 अब है क्या, ये लाख था ना, तो 34 लाख, ये 25, ये कौन सा था, हज़ार वाला पार्ट था, तो इसको क्या पढ़ेंगे 25,000 और 242। इसका मतलब 34,25,242। कितना आसान हो गया, एकदम सिंपल तरीके से। समझ में नहीं आएगा तो फिर समझाएंगे। क्या कहते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 तक, फिर क्या है 1000 और 10,000, ठीक है, फिर करो लाख और 10 लाख, मतलब 34 लाख। यदि मान लो ये 3 नहीं होता तो हम क्या पढ़ते इसको 4 लाख, क्या पढ़ते इसको 4 लाख। यदि मान लो यहाँ पर 2 नहीं होते, यहाँ पर 0 होता, तो हम इसको क्या पढ़ते 4,05,000, क्या पढ़ते 4,05,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 डिजिट तो 2 आ गए ना, अब इसको सिंपल तो 5 ही पढ़ेंगे ना, समझ रहे बात को। तो ध्यान रखना 4,05,242, ठीक है। इस प्रकार इस कुछ टाइप से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आपको पूछ जाता है। एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है, क्या है, संख्या 95876 को भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। अब शब्दों में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको पढ़ना भी आना चाहिए। शब्दों में कब लिख सकते हैं, जब हमें पढ़ना आएगा, ठीक है। तो संख्या को रीड करने के लिए सबसे पहले देखो क्या है, 9, 5, 8, 7, 6। अब हमने क्या बोला था, कॉमा लगाना है, पहले 3 के बाद लगा दिया, फिर 2 के बाद है ही, 2 तो है ही, ठीक है। तो ये हमारा सैकड़ा है और ये क्या है हमारा हज़ार वाला, तो 95,876, 95,876। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 मतलब 95,000। तो देखो यहाँ पे 9,000 है, गलत हो गया। यहाँ 95, 100 हो गया, ये गलत हो गया। ये 900, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, 95,876, ठीक है। इस प्रकार आप एक क्वेश्चन हम आपको अभी यहाँ पे देंगे, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को शब्दों में लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। हम चेक करेंगे आपको कितना समझ में आया हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसका शब्दों में लिखकर हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसमें ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्या करना है इसमें क्या है, अब यहाँ ध्यान रखना, उसमें कॉमा कितने बार लगता था, पहला कॉमा 3 के बाद राइट साइड से, उसके बाद सब 2 के बाद। लेकिन यहाँ पर कॉमा है ना, वो हमेशा 3 के बाद लगेगा, एवरी 3 डिजिट, ठीक है ना, प्रत्येक 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रखा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सेम है, यहाँ तक तो हमारा दोनों सेम है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट तक तो हमारा सबका सेम ही होता है, ठीक है। इंटरनेशनल को या इंडियन को सबका सेम ही होता है गणना सिस्टम, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 6ठे डिजिट की तरफ जाएंगे तो उनके, जैसे अपन बोलते हैं लाख, अपन बोलते हैं लाख, वे बोलते हैं 100,000, क्या बोलते हैं 100,000, ठीक है। अपन बोलते हैं क्या 10 लाख, वो बोलते हैं 1 मिलियन, क्या बोलेंगे, अपन बोलते हैं 10 लाख, ठीक। अपने बोलते हैं 1 करोड़, ये बोलते हैं 10 मिलियन, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या बोलते हैं 10, अपन बोलते हैं 1 करोड़, ठीक है, और अपन बोलते हैं 10 करोड़, ये बोलते हैं 100 मिलियन, ठीक है। अब देखो कैसे, 1, 2, 3, कॉमा 1, 2, 3, कॉमा 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहला होगा वो तो क्या होगा, सैकड़ा ही, ठीक है, सैकड़े तक होगा। उसके बाद वाले जो 3 डिजिट होंगे वो होंगे हज़ार के। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो सैकड़े के बाद वाले 3 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, राइट साइड से क्या हो जाएंगे आपके हज़ार के, और उसके बाद के 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, मिलियन के। किसके हो जाएंगे, मिलियन के, ठीक है। तो इस प्रकार पहले सैकड़ा तक, सैकड़े के बाद में 3,000 के, फिर उसके बाद 3 डिजिट मिलियन के, उसके बाद 3 डिजिट आएंगे वो बिलियन के, उसके बाद 3 डिजिट आएंगे वो ट्रिलियन के, ठीक है। तो बस पढ़ने के लिए सहूलियत है, ठीक है ना। अब देखो कैसे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें कॉमा कितने बार लगाना है, प्रत्येक 3 के बाद, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब लगा दिया। अब देखिए हमने क्या बोला था, राइट साइड से बोलना, इकाई, दाई, सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा, और ये हज़ार, ये 10,000। अब हम क्या बोलते हैं, इसको लाख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाख, लेकिन ये बोलते हैं 100,000। ये 10,000, ये 100,000,
फिर इसको बोलते हैं 1 मिलियन, ये बोलते हैं 10 मिलियन, इसको बोलते हैं 100 मिलियन। उसके बाद में जैसे मान लो यहाँ और लिखा होता है ये हूँ, तो ये क्या हो जाता हमारा 1 बिलियन, ये हो जाता 10 बिलियन, ये हो जाता 100 बिलियन, ठीक है, मतलब 100 बिलियन। फिर उसके बाद में 3 और हो जाते, तो क्या होता, जो ये डिजिट होता वो हमारा क्या होता 1 ट्रिलियन, ये होता 10 ट्रिलियन और ये होता 100 ट्रिलियन। इस प्रकार होता है ये, ठीक है ना। जैसे ये संख्या दे रखी है, अब इसको रीड करना है और इसको लिखना है, ठीक। पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा 3 के बाद, तीसरा भी 3 के बाद। अब देखिए इसको रीड करेंगे, ये हमारा सैकड़ा तक, फिर ये 1000 वाला, ये हमारा मिलियन वाला और ये बिलियन वाला, ठीक है, आगे, ठीक है। अब देखिए कॉमा कहाँ लगा है, 2 के बाद, मतलब लास्ट कॉमा क्या है, दो डिजिट है, जो कॉमा के बीच में नंबर है उनको पूरा एक साथ पढ़ना है। जैसे क्या लिखा है 23, नीचे क्या लिखा है बिलियन, तो 23 बिलियन, 458 पूरा एक साथ पढ़ना है, 458 मिलियन, फिर 343,456, इस प्रकार इसको पढ़ना है। जैसे मान लो यहाँ पे और दे दिया, ये दे दिया, तो कॉमा कितने बाद, प्रत्येक 3 के बाद। अब देखो यहाँ कितना है, ये सैकड़े तक, ये 1000 वाला और ये बिलियन वाला, तो ये क्या हो जाएगा 24 बिलियन 534,000, 24 मिलियन, सॉरी 24 मिलियन 534,335, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं शब्दों में, ठीक है। और भी कोई नंबर होंगे तो उसको हम भी रीड कर सकते हैं, लेकिन तरीका हमेशा ध्यान रखना, सैकड़े तक 3 डिजिट, उसके बाद में 1000 वाले 3 डिजिट, उसके बाद में मिलियन वाले 3 डिजिट, उसके बाद में बिलियन वाले 3 डिजिट, उसके बाद में ट्रिलियन वाले 3 डिजिट। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें तो हमेशा बताइए सैकड़े तक तो होता ही है, फिर अपने उसके बाद में 1000 वाले 2 डिजिट, फिर लाख वाले 2 डिजिट, यहाँ 3 होते हैं, सब में 3 डिजिट होता है, लेकिन यहाँ पर पहला 3 होता है, फिर 2, फिर 2, फिर करोड़ में भी 2, ठीक है। इस प्रकार आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो देखिए आगे, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे क्या दे रखा है। अब देखो कॉमा कितने बाद, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ये सैकड़े तक, ये 1000 का पोर्शन, ये मिलियन का, तो क्या होगा 434 मिलियन, 432 मिलियन 523,000 और 716, ठीक है। क्वेश्चन देखो 500 मिलियन, अब देखो इसको कैसे बदलना, शब्दों को अंकों में कैसे, क्या बोला है 500 मिलियन 323,811 को अंकों में लिखिए, डिजिट में लिखना, अंकों में लिखना है, तो कुछ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 500 मिलियन क्या बोला है, 500 मिलियन, ठीक है, 500 मिलियन, फिर क्या बोला 323,000, 323,000, फिर क्या बोला आगे 811, 811। तो बस सीधी सी बात है, 3 डिजिट में होते हैं तो उनको रख दो सीधा। मिलियन कहाँ है हमारे, जैसे मान लो आपको इसको रखना हुआ आना चाहिए, एक टेबल में रखना आना चाहिए, कैसे, देखिए ऐसे, हमारा पहले तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये सारणी हो गई। अब उसी सारणी में रखना है, क्या बोला है 500 मिलियन, तो 500 मिलियन कहाँ है, 100 मिलियन ये रहा, तो 500 मिलियन के नीचे मिलियन आगे पूरे, ठीक है। फिर क्या बोला है 323,000, तो 1000 वाला ये तीनों कोर्स किए थे, तो 323 है। यदि मान लो बोलता ओनली फॉर 23,000 तो यहाँ लिखते, ठीक है। यदि मान लो बोल रहा 323 तो यहाँ से शुरू करोगे 323,000। यदि बोलता ओनली 3,000 तो 3 यहाँ लिखते, समझ में आई बात, 3 यहाँ लिखते, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं 811, तो ये 811, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या लिख लिया, ये हमारे आगे 50032। अब क्या देगा 500323811, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है उसको हम अब आगे सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्या देखिए, संख्याएं गणित का मूल आधार है। ठीक है, मैथमेटिक्स नंबर पे ही टिकी, नंबर नहीं, गणित नहीं, सीधी सी बात। ठीक है, दशमिक प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की जरूरत पड़ती है। कितने अंकों की जरूरत पड़ती है? 10, 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सीधी सी बात है, अंक नहीं होंगे तो गणित कहाँ से आएगी? ठीक है ना, अंक नहीं होगा तो नंबर कहाँ से बनेंगे? ठीक है, तो सारी संख्याएं जो किसके ऊपर निर्भर करती है? 10 अंकों के ऊपर निर्भर करती है, और इनसे ही हम उपयोग करते हैं संख्याएँ बनाने के लिए। ठीक है, मूलतः कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, उसके आधार पर ही संख्या बनती है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करेंगे। देखो पहला हमारा टाइप्स होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलो या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मतलब कैसे? एक तरीके से कह सकते हो कि मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपके आसपास अपनी वस्तुओं को काउंट कीजिए, तो क्या आप काउंट करना शुरू करोगे तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? सिर्फ ऐसे कि देखो 1 2 3 या 1 2 3। ठीक है भाई, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे। ठीक है ना, शुरुआत कहाँ से की आपने? 1 से। कभी ऐसा तो नहीं करते 0 1 2 नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि 0 हम वैसे मानते नहीं। 0 की वैल्यू कब होती है? जब वो किसी डिजिट के साथ में आता है। ठीक है, अगले 0 की वैल्यू कोई नहीं होती। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कुल मिला के बाद ये है कि ऐसी संख्याएं जिसको हम क्या करते हैं? 1 से शुरुआत करते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनको हम काउंटिंग नंबर कह सकते हैं, या फिर जिन संख्याओं का हम किन वस्तुओं को काउंट करने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि नेचुरली हम जो किसी भी चीज़ को काउंट करेंगे तो किससे शुरू करेंगे? 1 से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको कुल मिला के बात ये है कि भाई 1 से स्टार्ट होने वाली सारी संख्याएं, मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सारी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। कुल मिला के बात ये है, 0 को छोड़ के सभी संख्या क्या है? नेचुरल नंबर है। 0 और नेगेटिव नंबर को छोड़कर, 0 व ऋणात्मक संख्याएं मतलब माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं क्या है? हमारी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ध्यान रखना 0 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 नेचुरल नंबर है। ठीक है, 525 नेचुरल नंबर है, मतलब आप कोई भी संख्या बोल दे वो नेचुरल नंबर है। लेकिन जैसे बोल दिया -5 तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसमें शामिल नहीं है। और 0 बोल दे तो 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, 0 से बड़ी संख्या मतलब 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट अब देखिए दूसरा क्या हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। कुल मिला के बात यह है कि नेचुरल नंबर में क्या करो? 0 को ऐड कर दो, मतलब 0 को शामिल कर लो। अब संख्याएं 0 से काउंट करना शुरू करो। ठीक है, क्या शुरू करो? 0 से काउंट करना शुरू करो। जैसे मान लो आप बोलते हो कि जैसे आपने जैसे चलना शुरू किया, हम बोले कितने घंटे चल रहे हो, तो आप ऐसे बोलोगे मैं 1 घंटे चल रहा, नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे? सॉरी ऐसे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपने जैसे कोई भी काम शुरू किया, आपने कभी काम शुरू किया, जैसे मान लो शुरू किया उस समय 0 होता है, जब कुछ नहीं किया होता तब 0 होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तभी तो 1 घंटा होगा। कुल मिला के मतलब जहाँ से शुरू किया तब तक तो क्या था? 0 था। 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे करते करते 1 हुआ है। इसका मतलब क्या है? 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 से नंबर जो शुरू हो रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर। कुल मिला के बात ये है कि नेचुरल नंबर के अंदर यदि 0 शामिल कर लें तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर हमेशा ध्यान रखना क्या होता है अपनी 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है। मतलब आपके होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। बिल्कुल, क्या हम ये ऐसे कह सकते हैं कि भाई सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल सही बात है, सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन सभी नेचुरल संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है। क्या नहीं है? 0 नहीं है। इसी पर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या प्राकृतिक संख्या, मतलब ऑप्शन में सही गलती दे देगा चार प्रकार से। ठीक है, क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएँ हैं? ठीक है ना, इस प्रकार आपको कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मतलब 1 से शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक ये नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 इसमें आता है, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं होता, इसलिए हम सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो हमारा पोर्शन है वो क्या है?
अब देखिए पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं जो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर 0 शामिल कर लें तो वो संख्या क्या हो जाती है, हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है, तथा इसके समुच्चय को i से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर को हम w से प्रदर्शित करते हैं, और इंटीजर नंबर को i से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या किया इसने कि भाई नेचुरल नंबर के अंदर 0 और नेगेटिव नंबर, क्या नेगेटिव नंबर शामिल कर लें तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, हमारी इंटीजर कहलाएगी। कुल मिला के बात ये है कि 0 तथा पॉजिटिव नंबर में हम क्या करें, नेचुरल नंबर को जोड़ दें, सॉरी नेगेटिव नंबर को जोड़ दें। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमारी क्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में यदि मैंने 0 शामिल कर लिया, जिस संख्या कैसी बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। अब हम इस नेचुरल नंबर और 0 में यदि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसी संख्याओं को भी शामिल कर लें तो ये सारी संख्याएं जो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और 0 सभी क्या कहलाएगी, एक साथ में इंटीजर कहलाएगी। कुल मिला के बात ये है कि सभी संख्याएं इंटीजर नंबर है, सभी संख्याएं क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। अब देखिए इधर सभी संख्या क्या है, हमारी इंटीजर नंबर है। तो क्या सभी संख्याएं नेचुरल नंबर है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं नेचुरल नंबर है, सभी पूर्णांक संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन क्या सभी नेचुरल नंबर पूर्णांक है, बिल्कुल है, सभी नेचुरल नंबर पूर्ण व पूर्णांक दोनों हैं, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर पूर्ण व पूर्णांक दोनों हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए अगला टाइप है हमारा सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित की जाए सम संख्या कहलाती है। तो आपने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो। कुल बात ये है कि जिस संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है वो क्या है, सम संख्या। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, अपने कोई डेफिनेशन लिखनी नहीं है, सीधी सी बात, हमेशा ध्यान रखना। जिसमें 2 का भाग जा रहा है वो संख्या क्या है, सम संख्या है। समझ में आई बात, ठीक है। अब दूसरी बात, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो वो विषम संख्या है। बस इसमें कोई पढ़ने वाली बात है ही नहीं। सम को बोलते हैं इवन नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में सॉरी इस विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है। तो इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम नहीं लेना, इंग्लिश वाले भी लोड नहीं लेना, आपके ये क्लास है बाइलिंगुअल चलेगी, ठीक है ना। तो आप टेंशन फ्री होकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए आगे, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या, सॉरी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से शुरुआत वाली संख्या है। फिर उसमें हम 0 शामिल कर क्या बन जाती है, वो पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ठीक है। अब तीसरा क्या था, इंटीजर नंबर। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में हम 0 और नेगेटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 ऐसे उनको शामिल कर लें तो वे सारी संख्या क्या कहलाएगी, हमारी इंटीजर नंबर कहलाएगी। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जिसमें 2 का भाग जाता है वो क्या है, हमारी सम संख्या। जैसे मान लो हमने कोई भी संख्या ले ली है, ठीक है। अब क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका भी हम बताएंगे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको भी आपको हम पूरी तरीके से समझाएंगे कि आपको कैसे पता करना है कि किस संख्या में किसका भाग जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है। तो इसके लिए भाजकता के नियम आपको आना बहुत ज़रूरी है। और नवोदय के अंदर यदि नंबर सिस्टम करना है तो भाजकता के नियम ही आपको क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं आपकी। इससे पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 2 का भाग जाता है, मतलब कुल मिला के बात ये है, इसको मैं तो नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, वरना इसको सीधा तरीका है कि 2 का भाग चेक करना है ना कि भाई किसी में जा रहा है किस में नहीं जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, इकाई का अंक चेक करो उसका, कौन सा, उस संख्या का इकाई का अंक, मतलब इकाई का हमने बता दिया कौन सा अंक होता है, राइट साइड से पहला इकाई का अंक चेक करो। यदि मान लो 0 2 4 6 और 8, इन 5 अंकों में से कोई एक है, यदि इकाई का अंक इन 5 में से कोई एक है तो वो संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। यदि इन 5 में से कोई एक डिजिट नहीं है यहाँ पर तो वो संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ 5 है, ये इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो ये हमारी क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब जो सम संख्या कौन सी होगी, ये तरीके से शुरुआत कहाँ से होती है, पहली सम संख्या हमारी कौन सी होती है, 2 होती है, हमेशा ध्यान रखना, 0 नहीं होती। लिखने में भले 0 लिख लिया मैंने, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पहली सम संख्या क्या होगी, हमारी 2 होती है, और अंत का कोई पता नहीं, क्योंकि 2 2 ऐड करते जाओगे अगली विषम संख्या आती जाएगी, ठीक है। जैसे 2 में 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया
6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया 4, 8 हो गया, 8 में 2 ऐड किया 10 हो गया। ऐसे करते 2 ऐड करते जाओगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी ये संख्याएँ। ध्यान रखना शुरुआत हमेशा 2 से होती है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके एवरेज के लेसन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि पहली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है, पहली पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पहली सम संख्या कौन सी होती है, पहली विषम संख्या कौन सी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली विषम संख्या हमारी क्या होगी, 1 होती है, और पहली सम संख्या 2 होती है। तो हमने आपको बता दिया 2 का कैसे चेक करना, इकाई अंक चेक करोगे, उसमें 0 2 4 6 8 है तो उसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 भाग जाएगा तो वो संख्या होगी, 2 का भाग नहीं जाएगा तो वो विषम संख्या होती है, ठीक है। ठीक है, ये तो आपके लिए पढ़ने के लिए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या है भाज्य संख्याएं। अब क्या है भाज्य संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जो एक और समय के अतिरिक्त अन्य सभी से विभाजित हो जाए, मतलब एक तथा समय के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। इसका मतलब क्या है, जिसमें एक का भाग तो सभी में जाता है और खुद का खुद में भाग तो सबका ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य संख्याओं से भी वो डिविजिबल हो, अन्य संख्याओं का भी उसमें भाग जाए। कुल मिला के बात यह है कि अन्य संख्याओं से भी वो क्या हो, डिवाइड हो, विभाजित हो या फिर भाज्य हो। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा होता है, वो होता है अभाज्य। भाज्य मतलब जिसमें भाग जाता है, जिसका भाग जाता है। अभाज्य वो जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ या तो एक का जाता है या फिर खुद का जाता है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। सीधी सी बात है। उनमें उनके केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद, एक वो संख्या 1, ठीक है। आगे अब देखो डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो एक और समय के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 6, मतलब पहली भाज्य संख्या क्या हमारी, हमेशा ध्यान रखना 4 है। पहली भाज्य संख्या कितनी है, 4 है। लास्ट का हम नहीं बता सकते, लेकिन पहली भाज्य संख्या क्या है हमारी, 4 है। फिर अगला अभाज्य संख्या हम क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, मतलब एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित न हो, एक तथा समय के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, एक तथा समय के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। इसमें बात यह है कि किसी और संख्या को उसमें भाग नहीं जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। मतलब अभाज्य का नाम ही रखा पड़ा यार, नाम में छुपा पड़ा है उसका आंसर। तो अभाज्य मतलब जिसके भाग नहीं जाए वो अभाज्य, और क्या, ठीक है, जिसमें भाग नहीं जाए। जैसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 2 है, हमेशा ध्यान रखना पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। अब ध्यान रखना पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, क्योंकि एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका फैक्टर केवल एक ही होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक में एक का भाग जाएगा जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर क्या है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। वो क्या है, n अंक की बड़ी से बड़ी संख्याएं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके दोनों अंक बड़े हो। कुल मिला के बात ये है कि n मतलब नंबर, n मतलब नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मतलब एक अंक की सबसे बड़ी जगह कौन सी, एक अंक की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी। इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, ये मैं कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ। क्यों कहेंगे, इतना तरीके समझा देंगे, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों अंक बड़े हो। दोनों अंक बड़े हो मतलब अंक देखो, सबसे अंक बड़ा से बड़ा कौन सा होता है अपना 9, और छोटा कौन सा होता है, वैसे तो 0 होता है, लेकिन मानते हैं हम 1 को है, क्योंकि 0 वैसे अकेला आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, छोटा अंक कौन सा हमारा 1 को पहले लिखते हैं। किसी नंबर की यदि वैल्यू बढ़ानी है या वैल्यू बतानी है तो उसको लिए हमेशा 1 पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो छोटा बड़ा से बड़ा डिजिट 9, छोटे छोटा 1, ठीक है। अब देखो कैसे, एक अंक, अब देखो कैसे, अब ये छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, और यहाँ पे लिखेंगे हम बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो एक अंक की हमारी छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी 1, और बड़ी से बड़ी कौन सी होती है 9, ठीक है। अब कुछ नहीं करना,
बड़ी संख्याओं के लिए बहुत आसान है, एक अंक की पूछे तो एक बार 9, 2 की पूछे तो 2 बार 9, 3 की पूछे 3 बार 9, 4 की पूछे 4 बार 9, 5 की पूछे 5 बार 9, 6 की पूछे 6 बार 9। सिंपल बात है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो एक अंक की बड़ी संख्या पूछे 9, 2 अंकों की पूछे 99, 3 अंकों की पूछे 999, 4 अंकों की पूछे 9999, 5 अंकों की पूछे 99,999, ठीक है। और 6 अंकों की पूछे तो 9,99,999। लेकिन यदि बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या पूछे हमेशा ध्यान रखना, तो ध्यान रखना पहले तो 1 तो सब में ही आएगा, 1 तो सब में ही आएगा, ठीक है। अब एक अंक की पूछ रहा है तो एक अंक तो ये है ही, पहले ही है, एक अंक ये भी 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 है, ठीक है। तो एक अंक की पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या तो वो तो है 1, लेकिन 2 अंकों की पूछे, ध्यान रखना एक अंक तो ये हो गया तो एक 0 और लगा दो, समझ में आई। मतलब अब 10 से छोटी कोई 2 अंकों की संख्या होती है क्या? 9 के बाद कौन सा आता है हमारे से? तो 10 होता है। 10 क्या है? 2 अंकों की संख्या क्या है? 1 2 अंक है कि नहीं इसमें, ठीक है। उस प्रकार अब देखिए 3 अंकों की पूछ रहा है तो एक तो ये एक अंक है ही, उसके साथ में कितने 0 लगा दो? 2 0 लगा दो। 4 अंकों की पूछ रहा है तो एक कम 3 0 लगा दो। 5 अंकों की पूछ रहा है तो एक तो ये है ही, 4 0 लगा दो, 5 अंकों को भी। 6 अंकों की पूछ रहा है तो एक तो ये ही, 5 0 लगा दो। इस प्रकार हमारी क्या होगी? छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण हो गया, ठीक है। इस पर आधारित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मतलब इन दोनों का अंतर पूछ लिया, इनका सम पूछ लिया कि बोले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, या फिर इन दोनों का योग कितना होगा, या फिर ऐसे बोल दिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको उस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पता होगा तो आराम से आप क्या कर लोगे। जोड़ बाकी गुणा भाग तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ रहे होंगे, 5th मटेरियल जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता ही, बच्चे जो तैयारी करते हैं ऑनलाइन उनको कम से कम जोड़ बाकी गुणा भाग तो आ रहा ही होगा, ठीक है। और आपको कम से कम 20 तक पहाड़े और 1000 तक गिनती, ये सब आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार की तैयारी को पूर्णतः सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तैयारी को कर सकते हो और नवोदय के एग्ज़ाम देने के काबिल होने वाला बच्चा कम से कम 20 तक तो पहाड़े आएंगे यार। जो तैयारी करेगा 20 तक पहाड़े नहीं आ रहे तो फिर क्या मतलब है, समझ रहे हो। 5 ही पढ़ते हो, 20 तक पहाड़े कर लो यार, कोई इतना नहीं लगता टाइम यार। एक दिन जिसको जाना होता है ना नवोदय में, वो जुनून होता है ना, वो आदमी कर जाता है, ठीक है ना। एक दिन टाइम लगेगा और ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से बैठोगे, 20 तक पहाड़े को एक दिन बैठ के 20 बार लिख डालो, ठीक है ना। तो आधे पहाड़े तो वैसे ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। और फिर आपको टेबल उस तरीके से याद करना है कि आपको मुँह जुबानी याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा, अब 2 8 जा बोलना है तो 2 आठे बोलना है और आप 2 बजे शुरू कर रहे हो 8 पे पहुँच रहे हो, हाँ सीधा आना चाहिए, ठीक है ना। 2 आठे 16 सीधा आना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार अब देखो हमने बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या दोनों साथ में आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सेम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी, अभी हमने समझा के आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ऐसी 2 संख्याएं ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर। कुल मिला के बात यह है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ऐसा इसका मतलब ये है कि उन दोनों में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिख दिया है जैसे ये 2 और 3। अब 2 और 3 के अंदर देख लो, 2 का भाग 2 में जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा, 3 का भाग 3 में जा रहा है लेकिन 2 में नहीं जा रहा। मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका खुद में तो भाग जा सकता है लेकिन आपस में नहीं, दोनों सेम संख्याओं के अंदर एक संख्या का भाग नहीं जाएगा। किन्हीं 2 संख्या, ऐसी 2 संख्याएं जिनके अंदर किसी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा, वो हमारी क्या होती है, को प्राइम नंबर या फिर सहअभाज्य संख्या होती है। कुल मिला के देखिए जैसे 5 और 9, 5 और 9 क्या है, एक तरीके से देखो 5 और 9, 5 में 5 का भाग जाता लेकिन 9 का नहीं जाता, ठीक है। 9 में 9 का भाग जाता लेकिन 5 का नहीं जाता, 5 में नहीं जाता। फिर 11, ये भी 3, ये भी क्या है हमारी को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। इसमें भी देखो
ऐसी कोई संख्या नहीं है कॉमन संख्या जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है, कोई नहीं है, ठीक है ना। फिर इसमें देख लो, ये तीनों संख्या देख लो, इन तीनों में भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है। कुल मिला के बात ये है कि ऐसी संख्याएं जिनमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता उसको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको साधारण भाषा में समझा दिया। बाकी जब भी हमारा एलसीएम वाला लेसन आएगा उसमें हम आपको थोड़ा ध्यान से या पूरा यूँ समझा के बताएंगे किस प्रकार ये सॉल्व होता है, ठीक है। फिर परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ठीक है, वे संख्याएं जिनमें P/Q, ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब कुल मिला के बात ये फ्रैक्शन नंबर सारे क्या कहलाएंगे, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। और ध्यान रखना P और Q दोनों क्या होंगे, हमारी पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव माइनस का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना Q कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोल तो दिया कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा ध्यान रखना Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 ले लिया, 6/5 ले लिया, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन जैसे मान लो हमने कोई ले लिया 5/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो का भाग जब भी इसमें जाएगा आंसर कितना आएगा, समझ रहे हो ना, सॉरी इन्फाइनेट आएगा। क्या आएगा, जीरो का भाग किस में जाएंगे, भाग जाएगा नहीं, जीरो टेबल होता ही नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इन्फाइनेट आएगा, ठीक है ना। मतलब इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो परिमेय नंबर मतलब ऐसी संख्या है जिसमें P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बटे में, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में, ऐसे, ठीक है। और Q कभी भी जीरो, Q मतलब जो नीचे वाले हुए फ्रैक्शन करने लोअर पार्ट होता है ना, वो कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जैसे रूट की संख्या होगी, इनको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी P/Q फॉर्म में हम रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये रूट में होते हैं, रूट सॉल्व होता है तब जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। रूट सॉल्व करने के लिए हमें अलग कंडीशन अपनानी पड़ती है, इसको हम कभी P/Q फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इनको हम कभी P/Q फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय नंबर बोलेंगे, ठीक है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई मतलब जब हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा सर्कल के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें हम पाई को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं तथा इनके समुच्चय को R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय और परिमेय दोनों को साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, उन दोनों को वास्तविक संख्याएं हम कहते हैं, ठीक है। जैसे √5 हो गया, √7/4 हो गया, √1/2 हो गया, पाई हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार क्या हमारी ये वास्तविक संख्याएं है, ठीक है ना।